भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास को लेकर मूल भारतीयों को बहुत ही ज्यादा भ्रमित कर दिया गया है। और भ्रमित करने का मुख्य कारण यह है कि ब्राह्मण खुद की श्रेष्ठता और खुद के वैदिक युग को बुद्ध से भी पहले का साबित करना चाहते थे। मगर सच्चाई तो यही है कि ब्राह्मणों का वैदिक युग यह बौद्ध काल के बाद का युग ही है। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जो कि अंग्रेजों के आने तक कायम रहा। अंग्रेजों ने 1757 से भारत पर वर्चस्व कायम कर लिया था और 1861 में उन्होंने द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करके फिर से बौद्ध इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया था। यह एक बात ठीक से ध्यान में रखना जरूरी है कि मुस्लिम शासन से पहले तक भारत यह बौद्ध भारत ही था, जिसमें नालंदा जैसा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। साथ ही बौद्धों की धरोहर जैसे कि स्तूप, विहार, चैत्य, गुफाएं और बौद्ध शिल्पों की भरमार थी। मुस्लिम शासकों ने इन्हीं बौद्ध स्तूपों और विहारों का नामांतर और रूपांतर करके उन्हें मस्जिदों में तब्दील कर दिया था। जैसे कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद यह पूर्व का बाबरी स्तूप ही था। साथ ही मुस्लिम यह शासक होने की वजह से ही उन्होंने कई बड़े बड़े वास्तुओं का निर्माण भी किया था। मुस्लिमों ने जिस भारत पर अधिकार जमाया था वो बौद्ध भारत होने की वजह से ही मुस्लिम शासकों पर भी बौद्ध संस्कृति का असर साफ साफ दिखाई पड़ता है। जैसे कि बौद्ध इतिहास में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर स्तूप बनाए गए थे और यह परंपरा बौद्धों में कायम थी। मुस्लिम शासक शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल क्या है? मकबरा ही तो है। और खास बात यह है कि ताजमहल की बनावट बिल्कुल बौद्ध स्तूप जैसी ही है। मुस्लिम शासक द्वारा ताजमहल का निर्माण यह सिर्फ बौद्ध स्तूप का ही अनुकरण नहीं था, बल्कि बौद्ध संस्कृति का अनुकरण भी था। और यह अनुकरण इसलिए था क्योंकि मुस्लिमों के वैवाहिक संबंध क्षत्रिय राजपूतों के साथ थे और क्षत्रिय राजपूत ये पूर्व से ही बौद्ध धर्मीय ही थे। साथ ही पूर्व के मुस्लिम शासकों ने बौद्ध साहित्य का फारसी में अनुवाद कर रखा था, जैसे कि रामायण, महाभारत, पंचतंत्र इत्यादि। आमतौर पर रामायण को ब्राह्मणी ग्रंथ ही कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने बौद्ध रामायण का भी ब्राह्मणीकरण किया था। मगर सच्चाई तो यही है कि रामायण यह कई सारी बौद्ध जातक कथाओं को एकत्रित करके लिखी गई एक नई जातक कथा ही है, जिसमें प्रमुखता से दशरथ जातक कथा और महाकवि जातक कथा है। साथ ही इन जातकों के साथ बुद्ध के लंकावतार सूत्रों को भी शामिल किया गया था। महाभारत यह सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क द्वारा लड़े गए युद्धों और उनके इतिहास का ब्राह्मणीकरण है। और पंचतंत्र यह दूसरी शताब्दी का बौद्ध ग्रंथ ही है। मुस्लिम शासकों के साथ सिर्फ क्षत्रिय राजपूतों के ही वैवाहिक संबंध नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणों की भी साठगांठ थी। और इसलिए ही ब्राह्मणों ने भी मध्यकाल में बौद्ध धरोहर के साथ ही बौद्ध संस्कृति, साहित्य और इतिहास का भी ब्राह्मणीकरण कर डाला था। जैसे कि रामायण, महाभारत, पंचतंत्र का ब्राह्मणीकरण किया था, वैसे ही बौद्ध ग्रंथ सौंदरनंद और मिलिंद पंथ का मिलाजुला विकृतीकरण ही गीता है। पुराण कथाएं यह संपूर्ण बौद्ध इतिहास का विकृतीकरण है। और 4 वेद भी बौद्ध धर्म के 4 निकायों का अनुकरण और विकृतीकरण ही है। बौद्ध साहित्य और इतिहास का विकृतीकरण करके उसे ब्राह्मणी ग्रंथों में तब्दील करने का कार्य ब्राह्मणों ने मुस्लिम काल में ही किया था। और यही वह समय था जब ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बौद्धों को ही वर्ण और जातियों में विभाजित करना शुरू कर दिया था। ये सभी बातें साबित करती है कि भारत के इतिहास का मध्यकाल ही वह समय था जब ब्राह्मणों ने बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण करके अपने 4 वेदों के साथ ही अन्य ब्राह्मणी ग्रंथ भी लिखे थे। और इसलिए ही ये मध्यकालीन समय यानी ही नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने के बाद से लेकर अंग्रेजों के भारत में आगमन तक का समय ही ब्राह्मणों का वैदिक युग है। और ब्राह्मणों का यह वैदिक युग बौद्ध भारत का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध संस्कृति का, बौद्ध इतिहास का, बौद्ध साहित्य का, बौद्ध धरोहर का और बौद्ध शिल्पों के विकृतीकरण का युग ही है।